अब हम बात करेंगे 4th चैप्टर की, वो दैट इज अथ राशि स्वरूपाध्याय। तो मैं एक ही दिन क्यों शूट कर लेंगे, क्योंकि संडे के दिन सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। आप लोग इसको देखिएगा बार बार, आज थोड़ा टाइम था तो कर ले रहे हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी अदरवाइज हो सकता है छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी मैं बना करके मैं डाल दूंगी। तो 4th में राशियों के स्वरूप के बारे में कहा गया है। तो पराशर जी ने बोला है, विराट रूप भगवान विष्णु ने जो स्वयं काल रूप या काल पुरुष हैं, उसी के विविध अंगों के रूप में मेषादि 12 राशियों को समझना चाहिए। अहोरात्र शब्द में होरा अगर का हटा दीजिए, शुरू का तरफ लास्ट का हटा दीजिए तो होरा शब्द बनता है। तो वहाँ पर भी बोला गया अहोरात्र शब्द के प्रथम व अंतिम अक्षर को छोड़ देने से शेष होरा शब्द निष्पन्न होता है। इसी होरा के विशेष ज्ञान से जातक शास्त्र में समस्त फल कहना चाहिए। इस विषय में सभी एक मत है। अहोरात्र कालवाचक होने से काल या समय की इकाई भूत होरा या लग्न पर आधारित होने से होरा शास्त्र नाम पड़ा है। इससे यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है कि दिन रात के परिवर्तन या सूर्योदयादि से साधित उदित राशि खंड ही लग्न या हो रहा है, तथा उसी से फल विचार करना चाहिए। संकुच छाया पलभा या इष्ट कालादि साधित लग्न उदय लग्न या राइजिंग सन ही होता है। तो जो राशियां हैं तो दैट इज मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। राशियां क्रमशः उदय क्षितिज पर बारी बारी से उदित होती हैं। 12 राशियों का कुल उदय एक अहोरात्र 60 घड़ी या 24 घंटे में पूर्ण होने से अहोरात्र शब्द का अवयभूत लग्न होरा सर्वप्रथम उदय लग्न ही है, जो कि इष्ट काल व स्पष्ट सूर्य द्वारा साधित प्रसिद्ध लग्न ही है, न कि प्राण पदाति द्वारा शुद्ध कल्पित लग्न। विषय ये चीज़ें हैं, है ना। फिर राशियों का अंग विभाग कैसे क्या, जो 12 आपकी राशि है ना, 12 अलग अलग पार्ट को आपके चेहरे मतलब रिप्रेजेंट करती हैं। कुछ चेहरा है, कुछ मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग राशियां रिप्रेजेंट करती हैं। तो मेष आदि 12 राशियां काल पुरुष अव्यक्त विष्णु के क्रमशः सिर मुख भुजा हृदय पेट कटी बस्ती गुप्तांग जांघे घुटने पिंडलियां व पैर हैं। जन्म लग्न से ही इसी प्रकार सिर आदि अंग विभाग जानना चाहिए। अर्थात सिर जो होता है लग्न है आपका, द्वितीय भाव आपका मुख है, तृतीय भाव आपकी भुजाएं हैं, चतुर्थ भाव आपका हृदय है, पंचम भाव आपका पेट है, षष्ठम भाव कटी है, सप्तम भाव बस्ती है, अष्टम भाव गुप्तांग आपके आते हैं, जेनाइटल्स आते हैं, नवम भाव आपकी जांघें हैं, दसम भाव घुटने हैं, एकादश भाव पिंडलियों को बोला जाता है और द्वादश भाव आपके पैर हैं। ये राशियां क्रमशः चर स्थिर व द्विस्वभाव संगत होती हैं। तो आप सभी को याद होगा, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि 4 शर्त क्या है इस हिसाब से। तो अर्थात मेष मतलब 1 नंबर, 4 हो गई कर्क हो गई, 7 हो गया तुला, 10 हो गया आपका मकर राशि। ये चर राशियां बोली जाती हैं। फिर वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ जो है स्थिर होती है, 2 5 8 11। तो वृष 2 है 2, सिंह जो है 5, वृश्चिक 8 और कुंभ है 11। तो 2 5 8 11 जो होती है स्थिर होती है। और मिथुन कन्या धनु मीन जो है 3 6 9 12 जो होती है द्वितीय स्वभाव की राशियाँ होती हैं, या द्वि स्वभाव की राशियाँ होती, सॉरी। इनमें क्रमशः क्रूर सौम्य संज्ञक और पुरुष स्त्री संज्ञा भी समझनी चाहिए। तो जैसे 1 नंबर पुरुष होता है, 2 नंबर स्त्रियाँ हैं, इनमें सिंपल सा वर्ड है। तो अर्थात मेष राशि क्रूर व पुरुष तथा वृष राशि सौम्य स्त्री है। इसी तरह से सभी विषम राशियाँ क्रूर व पुरुष संज्ञक तथा सम राशियाँ स्त्री व सौम्य हैं, संज्ञक होती हैं। मेष जो होता है पित्तात्मक होता है, वृष जो होती है वातात्मक होती है, मिथुन त्रिधात्मक अर्थात वात पित्त कफ तीनों हो गया मिश्र, तथा कर्क जो है कफात्मक है। इसी तरह 1 5 9 वाली राशियां, जैसे ना हमने ऐसे किया था, फियर वर्ड पढ़ते हैं तो हमने आर वाले को चेंज कर दिया था कि FEAW करेंगे तो फर्स्ट 1 5 9 जो होता है फायर एलिमेंट को बिलोंग करेगा। फिर जो होता है 2 के बाद में आया आपका 6 और 6 के बाद में आया 10, ये जो है आपका अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करेगा। फिर एयरी जो होगा वो 3 होगा, 7 होगा और 11 होगा, और 4 8 12 जो होते हैं वाटर एलिमेंट को बिलोंग करता है। तो 1 5 9 राशियाँ पित्तात्मक है, 2 6 10 वातात्मक है, 3 7 11 त्रिदोषात्मक है, और 4 8 12 कफात्मक होती हैं। राशियों के विस्तृत स्वरूप की अगर बात करें तो मेष राशि का रंग लाल होता है, बड़ा शरीर होगा, चतुष्पद स्वरूप चौपाया, रात्रि बलि होता है, पूर्व दिशा में निवास है, रात्रि जाति, राजा जाति अर्थात क्षत्रियवर्ण, पर्वत परवास, रजोगुण की प्रधानता होती है, पृष्ठोदय, अग्नि तत्व, मंगल इसका स्वामी है। तो मेष राशि का स्वामी हर किसी को पता है मंगल है। राशियों की जो सब सारी संज्ञाएं वगैरह दे रखी है ये सभी में डिफाइन किया हुआ है। फिर वृष राशि जो होती है वो आपके श्वेत वर्ण की है, स्वामी वृष राशि का हर किसी को पता है शुक्र है, लंबा शरीर होगा, चौपाया रूप होगा, रात्रि बलि है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, ग्रामवासी, वैश्य वर्ण, रजोगुण व पृष्ठोदय स्वरूप है। उसी तरीके से जो हमारी मिथुन राशि है शीर्षोदय है, स्त्री पुरुष का जोड़ा, पुरुष के हाथ में गदा है, स्त्री के हाथ में वीणा पड़ी हुई है, पश्चिम दिशा का वासी, द्विपद मनुष्य राशि, रात्रि बलि, गांव में रहने वाली वायु प्रकृति, चौरस वर्गाकार सा शरीर, हरा रंग, बुद्ध स्वामी, यह स्वरूप है। कर्क राशि का है,
कर्क राशि का स्वरूप पाटल मतलब हल्का लाल गुलाबी, रंग वन में निवास, ब्राह्मण वर्ण, रात्रि बलि, अति चतुर स्वभाव, शरीर में स्थूलता की प्रवृत्ति, सत्व गुण, जल तत्व, पृष्ठोदय, उत्तरी दिशा और चंद्रमा स्वामी है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सत्व गुण, चतुष्पद रूप, क्षत्रिय वर्ण, वनचारी, ताकतवर, शरीर शीर्षोदयी रूप, बड़ा शरीर, पांडुरंग, पूर्व दिशा, दिन बलि यह स्वरूप है। कन्या राशि का स्वरूप एक कन्या अनेक रंगों वाली, वायु प्रकृति, तमोगुणी, आग व नपास में रखे हुए हैं। कन्या राशि पर्वतवासी, दिन बलि, शीर्षोदयी, मध्यम शरीर, द्विपद स्वरूप, दक्षिण दिशा व बुध स्वामी है। तुला राशि शीर्षोदयी, दिन बलि, शूद्र वर्ण, रजोगुणी, पश्चिम दिशा के अधीश, भूमिचारी, मझला शरीर, द्विपद स्वरूप, शुक्र स्वामी ऐसा स्वरूप है। वृश्चिक राशि शीर्षोदयी, छोटा शरीर, अनेक पैरों वाला स्वरूप, ब्राह्मण वर्ग, बिल, गुप्त प्रदेशों में रहने वाली, उत्तर दिशा के अधीश, दिन बलि, पिशंग अर्थात भूरा रंग, जलचर व थलचर, रोमयुक्त शरीर वाली, तीखे अंग, डंक वाली, मंगल स्वामी है। फिर उसके बाद आपका धनु आएगा तो धनु राशि पृष्ठोदयी, घोड़े के समान पिंडलियों वाला, गुरु का आधिपत्य, सात्विक पिंगल, थोड़ा पीला, रात्रि बलि, अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण, द्विपद स्वरूप अर्थात मनुष्य यह पूर्वार्ध का रूप है। उत्तरार्ध में चतुष्पाद अर्थात चौपाया रूप, समान लंबाई चौड़ाई वाला, शरीर धनुर्धारी रूप यह उत्तरार्ध का स्वरूप है। यह पूर्व दिशा का आवासी पृथ्वीचारी तेजस्वी रूप वाला है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। उसी तरीके से मकर राशि का स्वामी शनि, तमोगुणी स्वभाव, दक्षिण दिशा की अधिपति, रात्रि में बलवान, पृष्ठोदयी, बड़े शरीर वाली, मगरमच्छ की आकृति वाली, जल व थलचारी, अग्रभाग में चौपाया रूप, हिरणवत, पृष्ठ में पैर रहित, जलचारी, मकर रूप वाली है, स्वरूप वाली है। हाथ फिर आपका मकर के बाद कुंभ आएगा तो हाथ में घड़ा लिए हुए पुरुष, नेवले ऊंट जैसा भूरा रंग, मध्यम शरीर, द्विपद मनुष्य रूप, दिन बलि, जल मध्य, जल प्रदेश में स्थित, वायु प्रकृति, शीर्षोदयी, तमोगुणी, शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशेश, शनि की राशि ऐसा कुंभ राशि का स्वरूप है। फिर मीन राशि, दो मछलियां एक दूसरे से मुंह व पूंछ मिलाए हुए, दिन बलि, जलचारी, सत्वगुणी, स्वस्थ, द्विज अर्थात ब्राह्मण वर्ण, पैर रहित, मध्यम शरीर वाली, उत्तर दिशा में निवास करने वाली, उपयोदयी, बृहस्पति स्वामी यह मीन राशि का स्वरूप है। इस प्रकार पराशर जी ने राशियों के गुणधर्म बताए हैं, इनके आधार पर जातक के स्थूल व सूक्ष्म का फलादेश करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने गर्भाधान काल के बारे में बताया हुआ है। गर्भाधान निषेक लग्न तो पराशर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, अब जन्म लग्न शोधन करने के बाद निषेक या गर्भाधान लग्न का संशोधन करना चाहिए। उसी को यहाँ कह रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जन्म लग्न से निषेक लग्न का स्वामी सभी प्राणियों के प्रसंग में संभव है। तो यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये मैं आपको कभी और बताऊंगी। फिर इसके बाद जो गर्भ का स्वरूप दे रखा है कि किस मास में कौन सा होता है, और ये हमारे बिल्कुल आयुर्वेद जैसा है। तो वहाँ पर कहते हैं प्रथम मास से कललम जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। फिर दूसरे में घन पिंड है, तीसरे में हाथ पैर बन जाते हैं, चौथे में जो होता है हृदय डेवलप हो जाता है, द्रोह हो जाता है कि माता को बोलते हैं ना कि उसको खाने पीने का जो मन करता है खिलाना पिलाना चाहिए। पंचमें मन में बन या बुद्धि बनता है, छठे में और चीज़ें बनती है। तो इस तरीके से तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगी। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखेंगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है सेकंड मास में हो जाता है। सेकंड मास में ही वो पुरुष है कि मतलब कि स्त्री है ये भी बन जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो मैं बता रही हूँ। तो पहले मास में द्रव रजोविरण मिश्रण कलर अर्थात बुलबुले के समान होता है, कललम जाते। दूसरे मास में घनताली हुए पिंड अर्थात कुछ ठोसपन प्राप्त करता हुआ आकार होता है। इसी तृतीय मास में पुरुष स्त्री या नपुंसक का निर्णय प्रतीत होने लगता है। तो सेकंड मास में ही होने लगता है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार वगैरह करते हैं इसी टाइम करते हैं हम। फिर तृतीय मास में अंकुर रूप में शरीर के अंग प्रत्यंग निकलने लगते हैं, हाथ पैर व सिर का विभाग एकदम क्लियर कट का हो जाता है। चौथे मास में अंगों की स्पष्टता हो जाती है। इसी मास में पुरुष भ्रूण में शुरतादि पुरुषोचित गुण व स्त्री भ्रूण में भीरुतादि स्त्रीयोचित गुण आ जाते हैं, और नपुंसक भ्रूण में दोनों गुणों का मिश्रण पूर्वावस्था में हो जाता है। तो चौथे मास में बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा मेल मतलब मस्कुलिन नेचर या फेमिनिन नेचर या मिक्स नेचर इसी टाइम में फोर्थ मास में हो जाता है। तो इसी मास में माता के हृदय में पैदा होने वाली इच्छाओं का अनुभव भ्रूण भी करता है। तब माता की जो इच्छाएं होते हैं उन्हें प्रयत्नपूर्वक पूरा करना चाहिए। यदि गर्भ इच्छा पूरी न तो बालक पर मानसिक कुप्रभाव पड़ता है। पांचवें मास में भ्रूण का चित्त प्रबुद्ध होता है तथा रक्त पुष्ट होने लगता है। छठे मास में हड्डी स्नायु नख बाल रोम आदि प्रकट होने लगते हैं। सातवें मास में बल रंगत बढ़ती तथा सारे अंग पूर्ण बन जाते हैं। इसी मास में अपने हाथ से कान व मुख को दबाकर बच्चा गर्भाशय में निवास से उद्विग्न होकर विभिन्न यातनाओं को याद करता हुआ लगातार बाहर निकालने के लिए
प्रयास करता है, उपाय खोजता है। 8वें मास में त्वचा, कान, शरीर का ओझ, हृदय की समुचित मात्रा में चेतनता, शुद्ध रक्त आदि संपूर्ण होकर पूरा शिशु हो जाता है। इस महीने में बच्चा बहुत चंचलता दिखाता है। यदि 8वें मास में प्रसव हो जाए तो यह शुभ नहीं है, तब बालक के जीवन की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। अतः समुचित प्रसव समय 9वें 10वें मास में अर्थात 9वें मास से आगे होना ही है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है। तो बहुत ज़्यादा जब हम ज्योतिष पढ़ने बैठते तो देखते हैं आयुर्वेद से कितनी सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि शुरुआत से ही अथर्ववेद का उपांग जो है या उपवेद जो है हमारा ज्योतिष भी है और आयुर्वेद भी है। ठीक है, तो ये चतुर्थ हो गया। अगला है विशेष लग्नाध्याय, बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।